अंशुल अग्रवाल, सरव एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर मनी। तो बेसिकली अब तक हम सेकेंड लेक्चर में, हम फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके हैं कि व्हाट इज मनी, और ओल्डन टाइम्स में, पुराने ज़माने में हम लोग एक्सचेंज कैसे करते थे। हम लोग कमोडिटीज़ एक्सचेंज करते थे कमोडिटीज़ के बदले में, जिसे हमने बोला था बार्टर सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बेसिकली उस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसका सल्यूशन हमने क्या निकाला, मनी। तो बेसिकली मनी था क्या? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने एक ऐसा कॉमन मीडियम फाइंड कर लिया जिसने क्या किया, हमारे सेल और परचेज को अलग अलग कर दिया। पहले क्या करना पड़ता था, अगर आपको परचेज करना है कुछ, तो आपको कुछ उसके बदले में सेल करना पड़ता था। लेकिन मनी के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, आपका परचेज करने का और किसी चीज को सेल करने के जो दो एक्ट्स है, ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। बिल्कुल हम इतनी बात समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इसी मनी के फॉर्म्स की बात करने वाले हैं कि ये जो मनी है, हमें पता है कि मनी इज नॉट इक्वल टू जस्ट करेंसी। मनी ऐसी कोई भी आइटम है जो हम एक्सचेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो बेसिकली इस मनी के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, हम इस मनी को किन किन रूपों में देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। मनी को बेसिकली, जो मनी के फॉर्म्स हैं, इनको बेसिकली हम दो तरीकों से डिवाइड कर रहे हैं। एक तो वैलिडिटी के बेसिस पे और एक इनकी वैल्यू के बेसिस पे। कंफ्यूज नहीं होंगे, एक एक करके बात करते हैं। वैलिडिटी के बेस पे जब हम बात कर रहे हैं, तब हम पूछ रहे हैं कि यार जिस चीज को तुम मनी बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किसने कहा है कि ये मनी है। हाँ, कोई भी चीज जिसको मनी का टैग मिल रहा है, से आपकी करेंसी को, चेक्स को, बैंक नोट्स को, क्रेडिट कार्ड्स को, डेबिट कार्ड्स को, क्यों मिल रहा है ये टैग, किसने कहा है ये मनी है। हाँ, हम क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसकी वजह से, किसको वैलिडिटी कैसे मिली है, एक मनी का टाइटल कैसे मिला है इस चीज को। उस बेसिस पे हम मनी को दो तरीकों से डिवाइड करते हैं। एक तो वैलिड बाय गवर्नमेंट होती है चीजें, और एक वैलिड होती है क्योंकि दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट है। अब देखो, एक्सचेंज करने के लिए जो आप मीडियम यूज कर रहे हो, उस मीडियम को गारंटी तो देना पड़ेगा ना कि वो मीडियम काम कर रहा है। हाँ, अब वो गारंटी कौन दे रहा है, एक केस में तो गवर्नमेंट दे रही है, और एक केस में वो गारंटी कहाँ से आती है, क्योंकि जो पे कर रहा है और जो पेमेंट ले रहा है, उनके बीच में ट्रस्ट है। इसके बारे में समझ रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं गवर्नमेंट वाला केस। अब आपकी जो करेंसीज होती हैं, इसको हम एक्सचेंज के लिए क्यों यूज करते हैं, एक पेपर नोट की वैल्यू ही क्या है। देखो, मेरे पास यहाँ पर नोट्स है, 50 रुपीज का मेरे पास नोट है। मैं आपके लिए एक इमेज भी अटैच कर दूंगी। इस नोट पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 50 रुपीज। यानी कि एक प्रॉमिस का नोट है। ये प्रॉमिस कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और क्या लिखा हुआ है, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि हमारे इंडिया की करेंसी है ये, इंडिया की देश की गवर्नमेंट सभी लोगों को बोल रही है कि ये अगर आपके पास है तो गवर्नमेंट की गारंटी है कि आप इसे 50 रुपीज की वैल्यू मानकर क्या कर सकते हो, एक्सचेंज में यूज कर सकते हो। हाँ देखो, इस पे गवर्नर का साइन भी है। तो बेसिकली इसकी वैलिडिटी क्या है, मैं क्यों मानूं कि जो कागज का टुकड़ा है इसकी 50 रुपए वैल्यू है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट बोल रही है ये मेरे देश की क्या है, लीगल करेंसी है। मुझे गवर्नमेंट बोल रही है कि इसका वर्थ कितना है, 50 रुपीज। ऐसी मनी जो हमें गवर्नमेंट वैलिड करती है, गवर्नमेंट बोलते कि यार ये लीगल स्टॉक है देश का, आप यूज कर लो एक्सचेंज में, ऐसी मनी को बोला जाता है फिएट मनी। हाँ बिल्कुल समझ गए। तो फिएट मनी में बेसिकली ऐसी कोई भी चीज आ रही है जो कि गवर्नमेंट वैलिड कर रही है कि यार हाँ ये देश में चलने वाला है। तो जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, इंडियन रुपीज
यूएस डॉलर्स, ये सब क्या हो गए जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ने क्या किए हुए हैं, वैलिड किए हुए हैं, ये सब क्या हो गई हमारे लिए फिएट मनी हो गई। बिल्कुल इतनी बात समझ में। तो अगर अब मैं सेकंड केस की बात करूं, जब हम एक्सचेंज कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, किसी चीज को मनी बोल रहे थे क्योंकि वो ट्रस्टेबल सोर्स। क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, सोफा मैन्युफैक्चरर के पास गई हूँ सोफा खरीदने, राइट, सोफा मैंने खरीद लिया। अब जो पेमेंट करने की बारी आई ना, तो मैं उसे नोट्स नहीं दे रही हूँ, लीगल करेंसी नहीं दे रही हूँ देश की, मैं उसे क्या कर रही हूँ, एक एक्सिस बैंक का चेक लिख के दे रही हूँ, राइट। अब मैंने पेमेंट कर दिया, पर ये जो चेक है क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड था? आई मीन गवर्नमेंट थोड़ी गारंटी ले रही थी इस चेक की, हाँ, गवर्नमेंट ने थोड़ी बोला था कि ये एक ऑथराइज्ड चीज है या इस देश की लीगल करेंसी है, लीगली यूज कर सकते हो। फिर भी ये एक्सचेंज हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो चेक है ये एक ट्रस्टेबल सोर्स है। हाँ, ये क्या करेगा, जो सोफा मैन्युफैक्चरर है उसको जाके बैंक में देगा, बैंक वाले इस चेक को लेकर मेरे अकाउंट में से पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, तो एक्सचेंज हो गया ना। लेकिन क्या मैंने लीगल करेंसी, जो ऑथराइज्ड करेंसी एक देश की, वो यूज की? नहीं। लेकिन एक पेयर, यानी कि जो मैं हूं, मैं पे कर रही हूं, पेयर और पेई जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, सोफा मैन्युफैक्चरर, इनके बीच में ट्रस्ट की वजह से जब एक्सचेंज हो रहा है, जो चीज हम यूज कर रहे हैं एक्सचेंज करने के लिए, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, यहां पर जो क्या है, चेक, ऐसी मनी को हम क्या बोलते हैं, फिड्यूशरी मनी। तो बेसिकली हम समझ पा रहे हैं कि वैलिडिटी के बेसिस पे हम कैसे डिवीजन करें। एक तो जब हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को वैलिड कर रही है, गारंटी कर रही है, उसको हम बोल रहे हैं फिएट मनी। और एक जो पेयर और पे के बीच में ट्रस्ट की वजह से एक्सचेंज में जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, चेक्स, बैंक नोट्स, ये सब हमारी क्या हो जाती है, फिड्यूशरी मनी। बिल्कुल हमें समझ आ गया कि वैलिडिटी के बेसिस पे बेसिक डिवीजन हो कैसे रहा है। अच्छा, अब हम बात करें कि वैल्यू के बेस पे कैसे डिवाइड करेंगे। वैलिडिटी समझ आ गया हमें, फिएट मनी क्या होता है, फिड्यूशरी मनी क्या होता है। वैल्यू के बेस पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि यार वैल्यू तो हमें पता ही है ना, कि अगर ये 50 रुपए का नोट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 रुपए। ये 10 रुपए का नोट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। फिर वैल्यू के बेसिस पे क्या डिवीजन होगा, देखो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले एक सवाल पूछती हूँ, ये 10 रुपए का नोट है, इसकी वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 10 रुपए। मैं कह रही हूं नहीं यार, 10 रुपए थोड़ी है, कागज का एक टुकड़ा ही है, सिर्फ 1 रुपए वैल्यू है इसकी। आप कह रहे हो नहीं नहीं, 10 रुपए वैल्यू है, लिखा हुआ है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि 10 रुपए का नोट है। यहां पे हम आइडेंटिफाई करें, एक वैल्यू आपने दी 10 रुपए, एक वैल्यू मैंने दी 1 रुपए। अब किसको वैल्यू माने, दोनों को मान लेते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। एक को हम बोल रहे हैं मॉनेटरी वैल्यू, एक को हम बोल रहे हैं कमोडिटी वैल्यू। समझ रहे हो कुछ, कि देखो जो चीज लीगली, इस पे लीगल स्टैम्प्स होने की वजह से इस कमोडिटी के, इस कागज के टुकड़े का जो वैल्यू बन गया 10 रुपए, वो क्या है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। वहीं अगर मैं कहूं कि इस पे जो भी लिखा हुआ है ये सब इनवैलिड है, ये सब क्या है, किसी काम का नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी नहीं, तो ये बेसिकली सिर्फ कागज का टुकड़ा होगा। फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपए। वो क्या होगा, इसकी कमोडिटी वैल्यू। तो समझ पा रहे कि मॉनेटरी वैल्यू हम बात करें कि किसी चीज का मनी वर्थ कितना है, कि एक्चुअली जब आप एक्सचेंज करने जा रहे हो तब आप इस नोट को कितने रुपए के लिए यूज कर सकते हो, 10 रुपए के लिए कि सिर्फ 1 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, तो वो इसकी हो गई मॉनेटरी वैल्यू। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि इस पे लिखा हुआ सब कुछ इनवैलिड है, तो इस पेपर के टुकड़े का कितना वैल्यू है, 1 रुपीज, वो हो गई इसकी कमोडिटी वैल्यू। 2 टर्म्स हमें समझ आ गई ना। अब हम मनी को डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू के बेसिस पे, किन किन चीजों में, फुल बॉडीड मनी में और क्रेडिट मनी में। हाँ, वैल्यू समझ आ गया ना। अब इनको हम डिफरेंशिएट कर लेते। फुल बॉडीड मनी क्या होगी, जहां पर आपकी जो कमोडिटी की वैल्यू है और जो आपकी मॉनेटरी वैल्यू है वो इक्वल होगी। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सिल्वर कॉइन है,
गवर्नमेंट ने एक सिल्वर कॉइन इशू की है और उस पर 100 रुपीज लिखा हुआ है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, इस कॉइन को 100 रुपीज के लिए एक्सचेंज कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी वजह से इस कॉइन पे जो 100 रुपीज लिखा हुआ है सब इनवैलिड हो जाए, सब कुछ क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, फिर भी आप इस पीस ऑफ सिल्वर को, पीस ऑफ मेटल को मार्केट में लेकर जा सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कितना वर्थ है इसका, 100 रुपीज। हाँ, यानी कि 100 रुपीज लिखा भी हुआ है, और अगर ये इनवैलिड है, इसको आप मेल्ट करके आप सिल्वर ही यूज कर रहे हो, तो मेटल भी तो प्रीशियस है ना, मेटल का भी तो कुछ वर्थ है ना, वो भी कितना है, 100 रुपीज। ऐसी जब हम मनी की बात करते हैं जिसका जो मॉनेटरी वैल्यू है और जिसका जो कमोडिटी वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, वो हमारी क्या बन जाती है, फुल बॉडीड मनी बन जाती है। उसी तरीके से ये जो पेपर नोट है, इसकी वर्थ क्या होगी, कमोडिटी वैल्यू क्या होगी, इस कागज के टुकड़े का कितना वैल्यू है, 1 रुपए, 1.5 रुपए। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में इस नोट को मार्केट में एक्सचेंज करने जा रही हूं तो मैं कितने रुपए के लिए यूज कर सकती हूँ, 10 रुपए के लिए, राइट। वो इसका क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है। तो जहां पर मेरा मॉनेटरी वैल्यू हाई है मेरे कमोडिटी वैल्यू से, वो मेरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट मनी। बिल्कुल समझ पा रहे कि हमने 2 तरीकों से वैल्यू के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया, एक तो क्रेडिट मनी और एक फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी में हमारी जो कमोडिटी वैल्यू है, जो मॉनेटरी वैल्यू है, वो बिल्कुल इक्वल है, और क्रेडिट मनी में क्या है, हमारा जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हायर है इन कंपैरिजन टू हमारा जो कमोडिटी का वैल्यू होता है। बिल्कुल हमें समझ आ गया। फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने बेसिकली 2 तरीकों से डिवीजन किया है, एक तो हमने फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी बना दिया है, और एक हमने क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी बना दिया। बिल्कुल इतनी बात होपफुली हमें समझ आ गई होगी कि फॉर्म्स ऑफ मनी बेसिकली है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी सप्लाई क्या है, सप्लायर्स ऑफ मनी कौन है, हाँ, और फिर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। बिल्कुल हमें समझ आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।